हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर, जैसा लास्ट वीडियो में वादा किया था कि नया जो वीडियो हम बनाएंगे, नया जो वीडियो मैं लेके आऊंगा वो किसके ऊपर, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन के ऊपर। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट काफी दिन से इसका वेट कर रहे थे कि कब इसके ऊपर वीडियो आएगा। तो अब आपको इसके ऊपर कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे, और कोशिश भी होगी कि जल्दी से जल्दी सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं। ठीक है, वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर 4-5 क्वेश्चंस ही एक साथ कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि इस चैप्टर्स के अंदर काफी स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर प्रॉब्लम होती है और जो ध्यान देता नहीं है उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर टफ है, चैप्टर कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस हम उस पर फोकस नहीं करते हैं ढंग से। तो दो ही चीजों पे हमें फोकस रखना है, एक तो जो रूल है हमारे वो हमें आते हो अच्छे से, ठीक है, और दूसरा लिखने का जो पैटर्न है, लिखने का जो स्टाइल है वो आपको ढंग से आना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपकी ढंग से कवर है तो आपको कहीं भी कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोनों ही चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। और पीछे के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि बोर्ड किस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से पूछता है। एक फिक्स सा क्राइटेरिया है, उसी के अंदर बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो आप खुद धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उसके अलावा आपका जो सेक्शन ए होगा, देखो ये टोटल 5 नंबर कवर करने वाला है। कितने नंबर कवर करेगा? 5। ठीक है, जिसमें से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट ए होगा मल्टीपल चॉइस का, उसमें से एक 1 क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 क्वेश्चन होगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां से भी 1 क्वेश्चन होगा। यानी हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन होगा। पहली बात तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके शॉर्ट सेक्शन ए के अंदर, और एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स का। सेक्शन बी अपना कितना है? 2 मार्क्स का। तो 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, यानी टोटल 5 मार्क्स कवर करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और आपका 100% सही होगा क्वेश्चन अगर आपने ढंग से चीजों को समझ लिया। तो करें आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल चुका होगा। इसमें कह रहा है कि समुच्चय ए कोमा बी में द्विआधारी संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए कोमा बी। कोई एक सेट दे दिया ए, उसमें क्या पूछ रहा है आपको? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं और फिर इसका शॉर्ट भी हम देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, अगर बोर्ड में पूछता है तो शॉर्ट में हमें कैसे करना है वो चीज भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमें एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है ए एंड बी, उसको हमने नाम दे दिया ए। इस सेट को हमने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। ठीक है, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एन ए। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 2। ए के बाहर एन लगने का मीनिंग क्या होता है कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की संख्या कितनी आने वाली है ये हमें बताएगा। तो एन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। दूसरा, अगर हम एन ए क्रॉस ए की बात करना चाहें, यानी ए का ए के साथ क्रॉस यानी कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? तो अगर ए में 2 है तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 यानी 4। 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 4। अब आपका जो स्टार, यहां जो द्विआधारी संख्या है, जो भी स्टार है, ठीक है, उसको हम एक बार क्या मान लेते हैं? स्टार। हमेशा जो द्विआधारी संख्या है यानी बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन कैसे होता है? ए क्रॉस ए से
किसके अंदर डिफाइन होगा, ए में। ए क्रॉस ए से किसमें डिफाइन होगा, सेट ए के अंदर। ए क्रॉस ए का मतलब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, अगर ये हम लिखना चाहें, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लिखना चाहें तो देखो क्या आएगा, ए का ए के साथ, ए क्रॉस ए, तो ए में क्या एलिमेंट है, ए कोमा बी, क्रॉस ए कोमा बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लो, जैसे हमने यहां किया ए, तो ए को किससे करेंगे, पहले ए से, तो आप लिखेंगे क्या, ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए कोमा ए। फिर ए का इसके बी के साथ होगा तो क्या लिखेंगे इसे, ए कोमा बी। फिर इस बी का ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी कोमा ए, और बी का बी से करेंगे तो बी कोमा बी। ये वैल्यू किसकी आई, ए क्रॉस ए की, और ये किससे डिफाइन में है, ए में। ए कौन है, ए कोमा बी। यानी बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ए क्रॉस ए से ए में। और ए क्रॉस ए का मतलब है सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, जो कि हम 11th में ही सीख चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में। रिलेशन स्टार्ट ही तभी होता है जब आपको ए क्रॉस ए आता है, उसके बिना तो आप रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया ए क्रॉस ए, और ये आ गया ए कोमा बी यानी सेट ए। आपको बताना है कि इससे इसमें कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा ए कोमा ए है, इसके पास कितनी चॉइस है, ये किन किन से कनेक्ट हो सकता है, ए क्रॉस ए कोमा ए किससे कनेक्ट हो सकता है, एक तो ए से, इसका जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ हो सकता है, एक तो ए के साथ, और ए कोमा ए का दूसरा किसके साथ हो सकता है, बी के साथ। यानी इसके पास कितनी चॉइस है, टोटल 2 चॉइस इसके पास हैं। ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है और ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट के पास भी कितनी चॉइस है, 2, इसके पास भी कितनी चॉइस है, 2, और इसके पास भी कितनी चॉइस है, 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 16। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है। ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी, तो 2 मेथड हो गए। फिर इसके तो अब आप क्या करते जाएंगे, इनका इनटू करते जाएंगे। तो ये तो है बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसलिए आप चाहें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट पता करना हो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो जो फॉर्मूला है वो होता है n की पावर में n स्क्वायर। n की पावर में क्या होता है, n स्क्वायर। और ये जो n होता है ये कौन होता है, जो आपको सेट गिवन है, जो समुच्चय आपका गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव की संख्या। आज के दिन हमारे पास जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं, यहाँ ए और बी यानी 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे 2, और यहाँ पे भी n का मान क्या रखेंगे 2, और 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। देखो n की जगह यहाँ 2 रखा, यहाँ 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4, और 2 की पावर 4 यानी 16। तो आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। कल को अगर एलिमेंट इसके अंदर बढ़ा भी देता है तो आप इस रास्ते से निकले, ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल शॉर्ट में 5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। और बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये था अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक फंक्शन आपको f गिवन है जो कि r से r में डिफाइन है, और fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 - x³ की होल पावर 1/3।
ठीक है, एफ कोई फंक्शन है जो आर से आर में डिफाइन है। किसके अंदर डिफाइन है? आर से आर में। और एफ एक्स इजिकल टू कितना है? 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। पूरे की पावर कितनी है? 1/3। और पूछा क्या हमसे? पूछना क्या चाह रहा है? एफ ऑफ एफ एक्स, होप यानी एफ ऑफ एफ एक्स, ये पूछना चाह रहा है। तो इस टाइप की ये जितने भी ऐसे फंक्शन हैं आपने पढ़ा होगा, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो एफ ऑफ एफ एक्स बोले या फोग बोले, एफ ऑफ जी एक्स या गोफ बोले, ये जितने भी इस टाइप के फंक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। किसी भी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जाने को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जब कोई और क्वेश्चंस होगा उसके ऊपर लेंगे। अभी हमें बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे बस ये सीखना है ढंग से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा इसके अंदर हमें? एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स, ये जो आपको छोटा सा ओ दिखता है, जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी जगह क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे। ये फंक्शन एफ और इसकी जगह क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या लिख लेंगे? एफ एक्स। है ना, लिखने का पैटर्न सही। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, यहां पे जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स तो आपको गिवन है, तो इस एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखवानी है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। अब एक बार तो आपने एफ एक्स रख दिया, अब इस फंक्शन को और अप्लाई करवाना। बस आपको इस एफ को और इसके ऊपर क्या करवाना है? अप्लाई। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि आप इस पूरी वैल्यू को, ये ब्रैकेट में चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाए, उस पूरे को आप x समझेंगे। उस पूरे को आप क्या समझेंगे? x। तो ये बना एफ एक्स। और x के ऊपर देखो, यहां जो आपका बेसिक फंक्शन है एफ एक्स, उसमें x के ऊपर फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है ये समझना है। बस यही समझने की बात है आपको। तो देखो यहां जो x था उसके साथ यहां कैसे अप्लाई हो रहा है? जो भी यहां x होता है उसकी पावर कितनी कर दी जाती है? 3, और उसको 3 में से माइनस किया जाता है, यानी 3 माइनस यहां जो भी x है उसकी पावर 3, फिर ब्रैकेट लगा के पूरे की पावर 1/3। तो जिसको ये पैटर्न समझ में आता है कि इस x के ऊपर ये फंक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है, वो इसको भी समझ सकता है। तो देखो जब आप इसके ऊपर अप्लाई करवाओगे तो आपके लिए तो ये पूरा x है, ये पूरी वैल्यू क्या है? x है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 माइनस, फिर यहां क्या लिखेंगे? x। तो ये x है आपके लिए, पूरा x कौन है? 3 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3। ये क्या आपका? x है। तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स की क्यूब, ये x हुआ, तो इसकी क्या करनी है आपको? क्यूब करनी है। इसकी क्या करनी है? क्यूब। और फिर इसके बाहर क्या लगाना है? एक ब्रैकेट। तो ये लो जी, बाहर ब्रैकेट लग गया, और इस पूरे की पावर कितनी है? 1/3 है। बस ये पैटर्न ही आपको ढंग से लिखना। आपके लिए पूरा x है, तो इसको उठा के जहां x है वहां रखना है। बस फंक्शन में जहां x होगा वहां आप ये पूरी वैल्यू उठा के रख देंगे। बस इतना ही आपको अप्लाई करना है। अब देखिए इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स की क्यूब, और पूरे की पावर कितना है? 1/3। अब फिर से आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3, इस माइनस की वजह से ये -3 हो जाएगा, और माइनस एक्स की क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स की क्यूब की पूरे की होल पावर 1/3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा? x की क्यूब की होल पावर 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? x। तो आपका आंसर क्या आ गया? x। और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? सी। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? सी ऑप्शन से मैच हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली स्टेप जो डील कर लेगा ढंग से लिखना, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इसको आपको बस प्रैक्टिस करनी है। तो एफ के आगे जो भी पूरी वैल्यू आती है ब्रैकेट में उसको एक्स समझे, और फंक्शन में जहां एक्स है उसकी जगह रखवा दें, जहां जहां एक्स है वहां रखवा दें। बस बाकी आप सोल्व करें, बाकी तो है कैलकुलेशन। तो चलो इसी में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं अभी अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 और आपको कह रहा है कि कोई समुच्चय है एन में एक रिलेशन आर है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। कोई रिलेशन आर है जो एन से एन में डिफाइन, किसमें डिफाइन है? एन से एन में। और आर जो रिलेशन है वो खुद कैसा दिया हुआ है? उसके जो एलिमेंट है वो ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। ये आपको एक रिलेशन दिया है। आर जो है वो एन से एन में डिफाइन है। एन का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 से जो स्टार्ट हो वो क्या आपके नेचुरल नंबर। और 1 के बाद में कौन आएगा? अगला 2, 2 के बाद 3। उसके जो एलिमेंट हैं वो है ए कोमा बी जैसे, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? बी माइनस 2। और कह रहा है कि बी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 6 है। तो जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। 6,8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये ऑप्शन से सही है। देखिए करना कैसे, आपको सभी ऑप्शंस चेक करने हैं इसके अंदर रख रख के। सभी ऑप्शंस क्या करने हैं? चेक। जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां जो ये पहली वैल्यू है किसकी है? ए की, और ये किसकी है? बी की। पहला मान देखो ए कोमा बी है तो पहला मान ए का और दूसरा बी का है। और बी किससे बड़ा होना चाहिए? 6 से। तो देखो 8 जो है वो 6 से बड़ा भी है। अब यहां इक्वेशन क्या थी आपकी? ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। तो ए की जगह आप कितना रखेंगे? यहां 6। बी की जगह कितना रखेंगे? 8 माइनस 2। तो 6 इज इक्वल टू 6। यानी ये जो वैल्यू है या ये जो आपका ऑप्शन है ये इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो यही आपका क्या है? आंसर है। और दोनों नेचुरल नंबर भी हैं, 6 भी और 8 भी। और 6 बी कंडीशन क्या थी? बी 6 से बड़ा भी है, ग्रेटर देन, तो बड़ा भी है। तो कौन सा ऑप्शन है सही? सी। सभी ऑप्शंस आपको रख रख के बस चेक करने हैं। तो जो मैच कर जाए, जो दोनों साइड को इक्वल कर दे, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, देख के ही आप आइडिया कर सकते हैं, देख भर के ही, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। और फंक्शन जो डिफाइन है ये अपने वैसे काम की चीजें नहीं है। मल्टीपल चॉइस में किस में क्या डिफाइन है इतना अपने को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। -4/3 से किसमें डिफाइन है? आर में डिफाइन। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, और f किसमें डिफाइन है? r माइनस 4/3। यानी r में से क्या माइनस किया जा रहा है? -4/3। और किस में डिफाइन है? r में ही डिफाइन है। बस पूछना क्या जा रहा है कि f का प्रतिलोम यानी f का क्या बता दो? इनवर्स बता दो। और वो फलन क्या है? g, जो f की रेंज से किस में डिफाइन है? यानी r से r -4/3 में डिफाइन है। कोई g फंक्शन, कोई g फंक्शन है, आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कोई g फंक्शन है जो r से r -4/3 में डिफाइन है। तो वो जो g फंक्शन है वो f का क्या है? इनवर्स है। तो आपको ये बताना है कि वो इनवर्स क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। और इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन हमेशा 1/(1/2) होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1/(1/2) हो, यानी एक की आच्छादक हो। कैसा होना चाहिए? एक की आच्छादक, 1/(1/2). तो इसमें तो हमें पूछ ही रहा है और 4 ऑप्शन दे भी रहा है जिसमें से कोई GY लिख रहा है चारों में। इसका मतलब इनवर्स तो आ ही रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हम क्यों इस पे अपना टाइम वेस्ट करें मल्टीपल चॉइस के अंदर कि ये 1/1 है या 1/2 है? ऐसा कोई चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या निकालेंगे? इसका इनवर्स। हम मान रहे हैं कि 1/1/2 आपका ये है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। हमें तो कहां तक जाना है? इनवर्स तक जाना है।
तो कभी भी आपको डायरेक्ट फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। तो आप हमेशा जब भी आपको डायरेक्ट इनवर्स चाहिए तो आप y इजिकल टू फंक्शन को मान लेंगे fx। y इजिकल टू क्या मान लेंगे fx। जब हम 1 1 on 2 का क्वेश्चंस करेंगे तो हर चीज पे एकदम डिटेल से बात करेंगे कि fx कौन है, y कैसे होता है, ये सब कैसे काम करते हैं, सबके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ढंग से, आराम से। अभी आपने को बस क्या चाहिए इसका इनवर्स, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले y इजिकल टू क्या मान लेंगे fx। और fx कितना गिवन है यहाँ पे देखो, fx कितना गिवन आपको 4x अपॉन 3x प्लस 4। सबसे पहले y इजिकल टू fx, फिर आपको fx रखना है। अब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू बनेगी इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। किसके इक्वल बनाने की? x के। अभी तो ये y के इक्वल है सारा मान, y के इक्वल है x की टर्म में। अब आपको x के इक्वल बनाना है y की टर्म में, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 4x y के नीचे तो कितना है 1 है, तो 1 को 4x से करेंगे तो कितना आएगा 4x। y को 3x से करेंगे तो 3xy, और y को 4 से करेंगे तो 4y। यानी हमें क्या किया? बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब हमें सारी चीजें किसके इक्वल बनानी है? x के। तो देखो कैसे लिखोगे, 4x तो इधर है और ये माइनस 3xy इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कितना है 4y। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है x, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। तो x इक्वल कितना आ जाएगा? x इक्वल आ जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये किसकी वैल्यू आई? x की। देखो यहाँ y के इक्वल x में था, x की टर्म में वैल्यू है, यहाँ x जो है वो इक्वल है y की टर्म में, यानी x को y की टर्म में हमें लाना है। बस कैसे भी करके कैलकुलेशन करके कॉमन लेके इधर उधर चेंज करके साइड को। अब यहाँ पे जो आपका ये हमेशा x बनेगा, देखो यहाँ y बराबर क्या था fx। अगर इस x को मैं यहीं रख लूं और ये f को इधर लेके आऊं LHS साइड में, तो x बराबर इसको क्या बोलते हैं f इनवर्स y। ये f इधर आके क्या हो जाएगा f इनवर्स y। तो इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है। अब जो हमारे आंसर हैं उसमें f इनवर्स जैसा तो कोई मामला है ही नहीं, f इनवर्स तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो वहां आपको क्या दिया था? फंक्शन g एक फंक्शन दिया था, जो इसका f का जो इनवर्स होगा वो कौन था? g। और वो किसमें डिफाइन दिया है? r से r माइनस माइनस 4 अपॉन 3, इसके अंदर दिया है डिफाइन आपको। तो ये जो आपका f इनवर्स y वाला फंक्शन है, इसी को आप क्या बोलेंगे? gy। यही हमारे लिए क्या होता है? gy। ये भी इनवर्स फंक्शन है, इसको हमने नोटेशन बदल दिया। और अगर आप इनवर्स की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो g इज इक्वल टू ही f इनवर्स होता है। g को ही हम क्या बोलते हैं? f इनवर्स है। आगे जब इनवर्स का क्वेश्चन आएगा वहां इसकी डेफिनेशन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इस f इनवर्स y को क्या समझे? बस gy। तो gy कितना हो जाएगा? 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा आंसर मैच हो जाएगा? gy के हिसाब से बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू fx आप माने और सभी वैल्यू को x इक्वल y की टर्म में बना ले, वही आपका इनवर्स है। चाहे आप इसको f इनवर्स बोल लो, चाहे आपको इसको gy या g बोल लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल होते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखिए एक फंक्शन आपको दिया है f r से r में डिफाइन है। f किस में डिफाइन है? r से r में। और fx इज इक्वल टू क्या है? x की पावर 4। 4 ऑप्शंस हैं, वो आपको चेक करने कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखिए 4 में हमें क्या चेक करना है? 1 1 यानी एक एक की, ऑन टू यानी आच्छादक है या नहीं है, बस ये चेक करना। अब 1 1 ऑन टू एक एक की आच्छादक का मीनिंग क्या होता है, पहले ये आप बेसिक समझे, इस चीज को समझना है, फिर करेंगे हम अपना क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इधर कोई सेट बी है
जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखिए ये सेट ए है और ये बी है, और इसमें कोई एक फंक्शन एफ आपका डिफाइन है ए से बी में। एफ किस में डिफाइन है? ए से बी में। जैसे अभी एफ क्या है? आर से आर में, सभी रियल नंबर में, अपना है ए से बी। तो ये जो सेट ए होता है ये क्या कहलाता है? आपका डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? एफ का प्रांत यानी डोमेन। और जो ये बी होता है सेट, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन यानी सह प्रांत। पहले तो आप इस बात को समझें कि सेट ए जो है वो क्या कहलाता है? डोमेन। बी होता है वो कोडोमेन। अब मान लो ए का जो रिलेशन है वो वन का जो है वो ए से, यानी वन की जो इमेज है, वन की जो फोटो है वो कौन है? ए। टू किससे कनेक्ट है? सी से। थ्री किससे कनेक्ट है? बी से। फोर किससे कनेक्ट है? डी से। और फाइव किससे कनेक्ट है? ई से। और एफ और लिख देता हूं चलो इसके अंदर एक। तो फंक्शन देखिए, वन का ए से कनेक्शन है, थ्री का बी से, टू का सी से, फोर का डी से और फाइव का ई से। तो फंक्शन एक तो ये डिमांड करता है कि डोमेन जो होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। हर एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। और एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज, यानी एक एलिमेंट एक से कनेक्ट हो सकता है इधर बी वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, एक की एक से ज्यादा इमेज नहीं होंगी। अगर ऐसा हुआ किसी एक एलिमेंट की अगर दो इमेज हुई, दो फोटो हुई, दो प्रतिबिंब बने, तो फिर तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्योंकि हमें चेक करवा रहा है कि क्या साधक 1 1 ऑन 2, तो हमें ये तो देखने की टेंशन नहीं है कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। फंक्शन जरूर डिफाइन होगा उस केस के अंदर। फिर भी मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं कि फंक्शन कब डिफाइन होगा। तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, उस केस में फंक्शन आपका डिफाइन होगा। ये तो हुई फंक्शन की बात। अब देखिए, जो आपका सेट बी है जिसको हम कोडोमेन बोल रहे हैं यहां पे, इसकी ए की प्री इमेज है ना। देखो इधर से तो इमेज बोलते हैं कि वन की इमेज है ए, और जब उल्टा बोलते हैं तो बोलते हैं ए की प्री इमेज, ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन है? वन है। बी का कौन है? थ्री है। टू का कौन है? सी है। डी का कौन है? फोर है। और ई का कौन है? फाइव है। यानी सेट बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट करे ए के अंदर। तो किन किन की कर रही है? ए से लेके ई तक की कर रही है। तो ए से ई तक ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं? रेंज, परिसर, है ना। इसको क्या बोलेंगे आप? परिसर, रेंज बोलेंगे इसको। देखो बी के अंदर ये एक एफ जो एलिमेंट है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। एफ जो इधर वाला एफ है बी का, ये इधर किसी से कनेक्ट नहीं है, इसकी कोई भी प्री इमेज यहां नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएगा। बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब ए के अंदर ना हो, वो किस में नहीं आते? रेंज में नहीं आते। रेंज में वो ही एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे किसके अंदर? डोमेन के अंदर, प्रांत के अंदर या सेट ए के अंदर। कोड डोमेन में जरूर आएगा। एफ जो है वो कोड डोमेन में तो आएगा, पर किसके अंदर नहीं आएगा? रेंज में। तो ये तो हुई आपका डोमेन, कोडोमेन। और फंक्शन कब डिफाइन होगा? कब रेंज, कौन सी रेंज होती है ना। रेंज में वही एलिमेंट आते हैं सेट बी के, यानी रेंज हमेशा कहां से निकलेगी? एक तो बी से निकलेगी। कहां से निकलेगी? सेट बी से। और जिन जिन एलिमेंट की प्री इमेज इधर एग्जिस्ट करेगी, प्री इमेज क्या करेगी? इधर एग्जिस्ट करेगी, वही एलिमेंट किसके अंदर आएंगे? रेंज के अंदर आएंगे। अब मैं एक बार एफ को यहां हटा देता हूं, हम बात करते हैं 1 1 की, है ना। 1 1 को समझने की कोशिश करते हैं। 1 1, है ना, एक एक की। तो 1 1 क्या कहता है कि जो आपका फंक्शन सेट ए से बी में डिफाइन है उसके डोमेन के हर एलिमेंट की, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज होगी तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। तो देखो 1 की इमेज कौन है? ए, 2 की कौन है? सी, 3 की कौन है? बी, 4 की डी और 5 की ई। तो ये फंक्शन कैसा है आपका? 1 1 है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो क्या होगा? 1 1 होगा, एक एक ही होगा। जैसे एक एक की का मतलब क्या है? एक एक। 1 1 का मतलब 1 1, एक का एक के साथ कनेक्शन हो बस। अगर किसी केस में
दो एलिमेंट की एक इमेज हो जाए या चार एलिमेंट की एक इमेज हो जाए, उस केस में फंक्शन आपका डिफाइन है पर फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा। अगर चार एलिमेंट की एक इमेज आ रही है या दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, 10 एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, इन केसेस के अंदर कभी भी फंक्शन क्या नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। उस केस में मैनी वन हो जाता है, बहु एकेकी। कैसा हो जाएगा, बहु एकेकी यानी मैनी वन। तो जो फंक्शन वन वन नहीं हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, बहु एकेकी। ठीक है, लिखेंगे कैसे वो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको लिखते टाइम कैसे डील किया जाता है। दूसरा, अब ऑन टू के लिए है ना, ऑन टू की बात करें, ऑन टू का मतलब आच्छादक, ऑन टू का मतलब क्या होगा, आच्छादक। आच्छादक में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन यानी यहां कोडोमेन कौन है, बी, उसके हर एलिमेंट की इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब एग्जिस्ट करना चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो देखो ए इधर कनेक्ट है, बी भी इधर कनेक्ट है, सी भी इधर कनेक्ट है, डी भी इधर कनेक्ट है और ई भी इधर कनेक्ट है। हर एलिमेंट की इधर आपको प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। कैसा है, ऑन टू है। अगर मान लो इसके अंदर मैं एफ और डाल दूं तो एफ एक ऐसा एलिमेंट यहां रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इस केस में ये ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। और जिस दिन ऑन टू नहीं होगा उस दिन इनटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनटू। तो इनटू और मैनी वन तो देखो हमें कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, फिर भी मैं ये वर्ड बता रहा हूं कि जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन कहलाएगा, जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू कहलाएगा, जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतःक्षेपी कहलाएगा। इस पे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको थोड़ा सा वर्ड का ध्यान रखना है कि ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। बस हम वैसे तो हमें मना ही करना है कि बस ऑन टू नहीं है, इससे ज्यादा कोई रोल हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। वन वन का मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज हो, ऑन टू का मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन के अंदर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, रेंज समझ में आ गई, डोमेन और कोडोमेन, ये सब हमने डिस्कशन यहां पे कर लिया। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखो मान लो एक चीज और समझना इस केस में, अब ये कैसा फंक्शन था, ए की प्री इमेज है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है और ई की भी है, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो आपकी रेंज कौन थी, रेंज यही, रेंज में कौन आया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो जिस दिन फंक्शन ऑन टू होगा, कैसा, ऑन टू, कभी भी अगर आपका फंक्शन ऑन टू हो रहा है उस दिन क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, यानी जो फंक्शन एफ है उसकी रेंज, रेंज का मतलब परिसर, परिसर यानी एफ का परिसर, रेंज ऑफ एफ। तो जो एफ की रेंज होगी वो इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के, किसके इक्वल होगी, कोडोमेन। अगर आपका कभी भी फंक्शन ऑन टू है उसका मीनिंग क्या होता है, उस दिन फंक्शन की जो रेंज है वो बराबर हो जाती है किसके, कोडोमेन के। क्योंकि ऑन टू तभी तो होगा ना जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज मिले इधर डोमेन के अंदर। तो हर एलिमेंट की मिल रही है, इसका मतलब कोडोमेन किसके इक्वल इक्वल हो रहा है, रेंज के। रेंज और कोडोमेन दोनों एक ही हो जाएंगे उस दिन। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ इजिकल टू क्या होता है, कोडोमेन यानी सह प्रांत। तब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू यानी आच्छादक कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे करें। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस है उसको शॉर्ट में मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आपको डायरेक्ट कैसे डील करना है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, यानी एक्स की पावर हमेशा इवन हो, सम हो, एक्स की घात 2 4 6 8 10 12 ऐसे हो, इवन हो। उस केस में हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, और फंक्शन किस में डिफाइन हो, आर से आर में,
फंक्शन किस में डिफाइन हो, आर से आर में, और चाहे फंक्शन डिफाइन हो जेड से जेड में। आर से आर में डिफाइन हो चाहे जेड से जेड में, इन दो पे ज्यादा पूछता है। अगर कभी भी एक्स की पावर इवन है, सम है, और फंक्शन आर से आर में डिफाइन है या जेड से जेड में डिफाइन है, तो ना तो फंक्शन 1 1 होता, यानी एक एक ही नहीं होगा, और ना ही ऑन टू होगा, ये दोनों ही नहीं होगा। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो हमें टिक करना है, कौन सा सोल्व करके दिखाना है। तो अगर आपकी x की पावर इवन चल रही है, 2 4 6 या 1 + x² इस टाइप के कोई क्वेश्चंस है, उस केस में अगर आप r से r में यानी रियल टू रियल है, और z से z यानी इंटीजर पूर्णांक से पूर्णांक के अंदर है, तो आप तुरंत मना कर दो, ना तो 1 1 होना, ना ही ऑन टू होना। अब नहीं होने के रीजंस कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, इस चीज को ढंग से समझते हैं इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, 1 1 है ना, 1 1 चेक करेंगे। 1 1 का मतलब एक एक, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मैं पूरा डिस्कशन करूंगा ताकि आगे हम चीजों को ढंग से लिख पाए। अब 1 1 को चेक करने के होंगे दो रास्ते, दो मेथड से हम उन चीजों को लिखेंगे। एक तो मेथड आपका होता है, देखो बेसिक जो रास्ता है, अगर आप मान लो डोमेन से फंक्शन का जो भी डोमेन है उससे दो वैल्यू आप लेंगे हमेशा x1 और x2 है ना, r यानी r का मतलब होता है यहाँ डोमेन, प्रांत से हमेशा दो वैल्यू हम प्रांत की लेंगे डोमेन से, x1 x2, और ये मान के चलेंगे कि f(x1) इजिकल टू क्या है, f(x2), ये हम मानेंगे कि f(x1) इजिकल टू क्या है, f(x2), और हम ये सिद्ध कर पाए कि f(x1) बराबर f(x2) है, और हम ये दिखा पाए कि x1 बराबर x2 हमें मिल जाए, f(x1) बराबर f(x2) लेके चलेंगे, और अगर हम ये दिखा पाए कि x1 बराबर क्या है, x2, उस दिन फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, उस दिन फंक्शन क्या होगा, 1 1। कैसे होता है वो देखो, ये आपका सेट A है और ये आपका सेट B है, इसका कोई एलिमेंट, इसमें एक फंक्शन डिफाइन है f, मान लो डोमेन का एलिमेंट है x, जो ये x1 कह रहा हूं ना, इसकी जगह यहां मैं क्या लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं। तो ये जो x है, ये जब इसके अंदर दिखेगा, यानी इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा, तो वो इसके अंदर कैसा दिखेगा, fx जैसा, कैसा दिखेगा, fx जैसा। और यही जो fx होता है ना, इसी को हम, क्योंकि fx है तो किसी के तो बराबर होगा ना, fx कोई वैल्यू आएगी वो किसी के तो बराबर होगी, वो किसके बराबर मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। क्या किसके बराबर मानते हैं, y के, यानी इधर वाला जो x होता है वो उधर जाके कैसा दिखेगा, उसकी इमेज, उसकी फोटो कैसे दिखेगी, fx जैसी, और उसकी वैल्यू को हम किसके इक्वल मानते हैं, y के, यानी y बराबर fx होता है। तो इधर जो x था वो उधर कैसा दिखा, fx जैसा। इसका मतलब fx कौन है, इमेज है, fx कौन होती है, इमेज, प्रतिबिंब होता है, किसका, x का। तो यहां पे जब हम ये बात बोलते हैं ना कि fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 है, तो बोल क्या रहे हैं, उस चीज को हम क्या समझ में आता है हमारे माइंड में उस टाइम कि ये क्या लिख दिया मैंने। तो जब आप ये बात बोलते हो कि fx1 बराबर fx2 है, तो आप ये बोलते हो कि इमेज बराबर है, क्या बराबर है, इमेज, क्योंकि fx तो क्या होगी आपकी इमेज, प्रतिबिंब होगा, किसका, x का। यहाँ x1 की इमेज कौन है, fx1, x2 की इमेज कौन है, fx2। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि इमेज बराबर है, और दिखाना क्या है, x1 बराबर x2, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट बराबर है। इधर इमेज बराबर है तो उधर से क्या दिखा रहे हैं कि एलिमेंट भी बराबर है। जब एलिमेंट सेम है तो इमेज सेम होगी होंगे। तो अगर आप ऐसा दिखा पाते हो कि दो अवयव की इमेज बराबर हो, तब वो एलिमेंट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1। नहीं तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा उस दिन क्या हो जाएगा, मैनी 1। तो हम इमेज को इक्वल लेके चलते हैं और एलिमेंट को इक्वल दिखा देते हैं, क्योंकि इमेज सेम है तो एलिमेंट भी क्या है, सेम है। एक तो ये रास्ता है, ये मेथड, ये हम तभी यूज करते हैं जिस दिन हमें पहले से ही थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ये आइडिया हो कि फंक्शन कैसा है हमारा, 1 1 है, 1 1 है, तो हम ये रिजल्ट लेते हैं। और जिस दिन फंक्शन 1 1 नहीं होता है, क्या नहीं होता है, 1 1 नहीं होता है, उस दिन हम एग्जाम्पल देते हैं, यानी किन पॉइंटों पे नहीं है वो एग्जाम्पल हम उसके अंदर दिखा देते हैं,
ताकि सीधा आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये 1 1 नहीं है। दो ही तरीके से, या तो ये रास्ता या फिर एग्जाम्पल लेके हम शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखिए हमें 1 1 दिखाना है। क्या दिखाना है? 1 1 दिखाना है। तो इसमें हम x1 x2 वाला पैटर्न नहीं लेंगे। अब x1 x2 क्यों नहीं लेंगे? कई बार क्या कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा बहुत चीजों का आपको अगर आइडिया नहीं है, एक तो है ना नंबर सिस्टम का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि रियल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इसका बहुत अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो मैं अगर ये कहना चाहूं कि आप ले लो x1, मान लो किसी स्टूडेंट ने ले लिया, एक बार है ना समझते हैं x1 x2 है ना डोमेन से, r का मतलब होता है या डोमेन, उसने x1 x2 सेलेक्ट कर लिए, r का मतलब डोमेन यानी प्रांत, ये होता है आपका डोमेन। इससे दो एलिमेंट ले लिए x1 x2 और उसने मान लिया कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 यानी इमेज को इक्वल मान लिया। तो fx1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो इस फंक्शन में इस x की जगह आप रखेंगे x1, इधर रखेंगे तो इधर भी। देखो fx का मान कितना है? x की पावर 4, तो fx1 कितना हो जाएगा? x1 की पावर 4, और यहां x2 है तो क्या हो जाएगा? x2 की पावर 4। दोनों तरफ से पावर कैंसिल कर सकते हैं, या पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे? इक्वल। तो आप क्या दिखा दोगे? x1 इज इक्वल टू x2, और आप इसको क्या बोल दोगे? 1 1 बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 1 1, और क्वेश्चन हो जाएगा वहीं गलत। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। तो काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर फिर ध्यान कैसे रहे, कैसे आइडिया हो? तो मैंने पहले ही बताया था कि x की पावर जब जब इवन होगी आपको बहुत ध्यान से चलना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। अगर पावर ओड आती है कोई दिक्कत नहीं, आप x1 x2 वाले रास्ते से जाओ बेझिझक। प्रॉब्लम कहां करेगा? 3 जगह आप ध्यान रखेंगे। अपने यहां जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3-4 पैटर्न्स पे आप ध्यान रखेंगे बस। एक तो जब कोई भी x का फंक्शन आए उसकी पावर क्या होगी? इवन। तो आप बहुत हिसाब से ध्यान से कदम, एक एक कदम को अच्छे से रखेंगे, उसमें 1 1 होने के चांस नहीं होंगे, रियल नंबर में भी नहीं होंगे और इंटीजर में नहीं होंगे, मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा कभी भी अगर आप मॉडुलस फंक्शन का कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं, मॉड x का, तब भी आपको बहुत अच्छे से निकलना है, वहां भी 1 1 नहीं होगा अगर रियल नंबर की और इंटीजर की बात कर रहे हो तो। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कोई फंक्शन है, तब भी नहीं होंगे z और r के अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ना इन 3 का खास करके ध्यान रखेंगे, इन 3 में तो आपको बहुत अच्छे से चलना है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। तो फिर सर इसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस का है पर हम टाइम तो बहुत ले रहे हैं क्योंकि हमें पहले थोड़ा बेसिक समझना है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस केस में हम मानेंगे लेट -2 और 2 बिलोंग्स टू R, है ना डोमेन। हम एग्जांपल दिखाएंगे सीधा। हमने एक तो लिया -2 और एक लिया 2। अब ये सिलेक्ट कैसे करने हैं ना, दो वैल्यू आप कैसे सिलेक्ट करेंगे ये भी ध्यान रखना है। या तो आप -3 + 3 ले, -4 + 4 ले, -2 + 2 ले, -1 + 1 ले, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू रखनी है सेम, बस प्लस माइनस के साथ सेलेक्ट करके दिखाना है। और ये हम मान लेते हैं कि चलो भाई इमेज तो बराबर है, f - 2 = f2, f - 2 यही तो मानते हैं ना, ये हमारे लिए x1 की जगह है, ये क्या है x1 और ये क्या है x2। हमने x1 x2 ना मान के सीधी उनकी वैल्यू ले ली, वहां पे क्या ले ली? वैल्यू -2 और +2। तो क्या मानते थे? f(x1) = f(x2), तो यहाँ x1 x2 कितने? -2 और +2। अब आप f - 2 की वैल्यू निकालोगे, f - 2 निकालने के लिए आप यहाँ x की जगह क्या रखोगे? -2, तो इधर कितना हो जाएगा? -2 की पावर 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4, -2 की पावर 4 भी कितना होता है? 16, और ये भी कितना होता है? 16। बट -2 = not 2। हम क्या दिखाते थे? हम ये कहते थे कि f(x1) = f(x2) है तो x1 = x2 होगा, तो ये तो आपने दिखा दिया, परंतु वैल्यू तो बराबर नहीं है ना। वहां हम क्या दिखाते थे कि अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या है? इक्वल है। बट यहां एलिमेंट इक्वल नहीं है, 2 और -2 इक्वल नहीं होते हैं। आपका जो सेट ये वाला R है जिसको हम डोमेन बोल रहे हैं, ये दूसरा सेट R है जिसको हम बोल रहे हैं कोडोमेन, और इस पे आपका जो फंक्शन डिफाइन है f। अगर यहां 1 है
तो देखो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, जो भी x है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 1 का रिलेशन 1 की पावर 4 ही होता है। आपने -1 रखा तब भी कितना आएगा 1, आपने 2 रखा तो इधर कितना होगा 16, और -2 रखा तब भी 16। तो 1 का रिलेशन किसके साथ जा रहा है, 1 के साथ जा रहा है। -1 का रिलेशन भी किसके साथ है 1, 2 का किसके साथ है 16 का, -2 का भी किसके साथ है 16 के साथ है। तो हर दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, हर दो एलिमेंट की क्या आएगी एक इमेज। ऐसे ही -3 और +3 की भी एक इमेज आएगी। तो दो एलिमेंट की इमेज एक होने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन है मैनी वन। तो हमें मैनी वन तो लिखना नहीं है, हम कह देंगे कि does f इज नॉट 1 1, अतः f एक एक की नहीं है। f क्या नहीं है, एक एक की नहीं है। आई बात समझ में ये, क्योंकि दो दो एलिमेंट की एक इमेज हो रही है। आप डायग्राम से समझ लो, इससे भी समझ लो। तो जिस दिन नहीं होगा, जिस दिन पावर इवन होगी, उस दिन हम हमेशा एक एग्जांपल अपनी तरफ से लेंगे। मान के वैसे चलेंगे f -2 = 2, वैल्यू इक्वल आएंगी, परंतु वैल्यू इक्वल तो आ रही है पर एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते तब तो वैल्यू भी बराबर आ जाए, यानी इमेज भी बराबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु यहाँ इमेज बराबर यानी वैल्यू बराबर नहीं है, इमेज जरूर बराबर आ रही है। 2 की इमेज 16 और -2 की भी 16 है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। तो ये तो तरीका था आपका 1 1 चेक करने का। अब चेक करते हैं ऑन टू को, है ना। ऑन टू को भी कोशिश करते हैं देखने की, ऑन टू में हमें करना क्या होता है एक्चुअली, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं ऑन टू, है ना, ऑन टू। अच्छा तक ऑन टू के लिए आप हमेशा हमेशा वही दो रास्ते लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम y मान के निकलेंगे और कुछ क्वेश्चन में रेंज वाले मेथड से भी जाएंगे। मैंने कहा था कि रेंज f की जो रेंज है अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है ऑन टू हो जाता है। तो चाहे तो इसमें भी रेंज के माध्यम से जा सकते हैं, पर हम दूसरे रास्ते से भी तुम्हें दिखा देते हैं, है ना, दोनों से दिखा देंगे। तो यहां पे देखिए लेट y बिलोंग्स टू r, और r कौन सा है भाई, ये कोडोमेन वाला है, सह प्रांत वाला, ये r है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज ढूंढते हैं, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो प्री इमेज अगर आपको चेक करनी है तो पहले आप कोडोमेन का कोई एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट हमेशा क्या लेंगे, y बिलोंग्स टू r। r कौन होगा, कोडोमेन। यानी वैसे देखो दोनों साइड r r लिखा है, तो डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है, परंतु यहाँ पे जो r बोला जा रहा है वो कौन सा बोला जा रहा है, कोडोमेन का r बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप एक कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे y, उसके बाद में आप मानेंगे लेट y = fx। अभी पीछे क्वेश्चन किया था ना इनवर्स निकालने के लिए, y = क्या मानेंगे fx, और fx कितना गिवन है, यहाँ fx की वैल्यू कितनी गिवन है, x की पावर 4। और मैंने क्या कहा था, इस वैल्यू को आप x के टर्म में बनाएंगे, तो ये 4 जब इधर आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y की पावर 1/4। ये 4 इधर आएगी तो y पे कितनी लग जाएगी 1/4। यानी डोमेन के अंदर जो आप y देख रहे थे, डोमेन सॉरी कोडोमेन का जो y ले रहे थे वो डोमेन के अंदर कैसा दिखेगा, y की पावर 1/4। हम ना क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पर कई बार हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि कर क्या रहे हैं उसके अंदर। यहाँ पे जो आप आपने जो ये y लिया था कोडोमेन का, ये डोमेन के अंदर कैसा दिखता है वो यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे ये जो भी x की वैल्यू बन के आती है, यही वैल्यू हमें ये बताती है कि जो आपने y को डोमेन का लिया था वो डोमेन के अंदर कैसा दिखेगा, उसकी फोटो कैसे दिखेगी, तो y की पावर 1/4 जैसा दिखेगा। कहने का मतलब ये आपका डोमेन वाला r है, ये आपका कोडोमेन का r। आपने यहां से जो y उठाया था ये y इधर कैसा दिखेगा, y की पावर 1/4, y की पावर 1/4। बस आपको ये देखना है इसमें कि ऐसी वैल्यू y की पावर 1/4 जैसी वैल्यू क्या r में यानी डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, बस इतना ही देखना है। तो मान लो किसी ने कल को y की वैल्यू सोची -2, तो इधर -2 कैसा दिखेगा आपको, -2 की पावर 1/4। और ऐसे नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, रियल नंबर नहीं होते हैं। तो कोड डोमेन के अंदर ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव नंबर पड़े, -2 -3 -1 -5 -7,
ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर नेगेटिव पड़े हैं जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऐसे नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे जब आपको लगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। और ये नॉट बिलोंग्स टू आर कौन सा होगा? डोमेन का होगा। किसका होगा? डोमेन। यानी जो y लिया था वो इसके अंदर ऐसा दिख रहा था, पर ऐसे नंबर डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, हमें तो एक ही एलिमेंट चाहिए। या तो इनफाइनाइट नंबर ऐसे पड़े हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो लैंग्वेज में भी अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिंस प्री इमेज ऑफ कोडोमेन does not exist, since pre-image of every element, since pre-image of every element of codomain not exist in a domain, यानी हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और नहीं लिखे तो इतने में काम चल जाएगा, और आप बोल दें कि does f is not on to, फंक्शन कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही होगा। देखो एक तो ऑप्शन जो मैंने लिखे हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा मामला ऐसा था कि अगर मैं हिंदी वाले भी लगा देता तो स्क्रीन पे क्वेश्चन ही आता है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन ही दिखता आपको और कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए मैंने हिंदी वाले वर्ड हटा दिए। तो 1-1 का मतलब एक एक की, और ऑन टू का मतलब आच्छादक। तो डी ऑप्शन का मतलब है कि फलन एफ न तो एक एक की है और न है आच्छादक है, यानी एफ इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, न तो एक एक की और न ही आच्छादक है, दोनों भी नहीं है। तो डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको कहां कहां फंक्शन के अंदर ध्यान रखना है, जब एक्स की पावर इवन हो और मॉडुलस का फंक्शन हो और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन डील करना है। उन क्वेश्चन में आप मना कर देंगे 1-1 ऑन टू को। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एफ जो फंक्शन है वो डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? 3x। एक्स की पावर कैसी है? ओड है। एक्स की पावर कैसी है? ओड है। और कोई भी लीनियर फंक्शन आ रहा है ना, पावर ओड हो या फिर लीनियर हो, लीनियर तो और भी सिंपल है, और आर से आर में डिफाइन है। अब तुरंत बोले फंक्शन 1-1 ऑन टू है, बस बात ही खत्म मल्टीपल चॉइस के अंदर। अगर x की पावर क्या आपकी ओड है, कैसी है? ओड, और अगर वो r से r में डिफाइन है और लीनियर जिस दिन हो, यानी पावर 1 ही हो, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना उस केस में, तुरंत बोल दें कि फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों ही है। बस चेक करके कैसे दिखाना है। इस केस में देखो हम x1 x2 वाले रास्ते से निकलेंगे। 1-1 यानी 1-1 का मतलब हो गया एक एक की, है ना, एक एक की दिखाना है। तो एक एक की दिखाने के लिए हमेशा हम कितने एलिमेंट लेते हैं? 2। तो यहां लेंगे x1 और x2, है ना, नोटेशन ही ले रहे हैं सीधे, क्योंकि 1-1 है अपना फंक्शन। और ये कहां से लेते हैं? r का मतलब ये कौन सा होता है? डोमेन वाला r, प्रांत r, है ना, प्रांत से। क्या मान के चलते हो आप? लेट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। fx की वैल्यू है 3x, तो एफ x1 जैसे आप यहां x1 रखेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा? x1। तो ये कितना हो जाएगा? 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x2। x1 इज इक्वल टू x2, यही लाना होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 10 f इज 1-1। 1-1 का मतलब एक एक की है। दूसरा क्या चेक करते थे? ऑन टू, है ना, ऑन टू आच्छादक। ऑन टू के लिए हम क्या मानते थे? एक एलिमेंट y लेते थे, किसका? y बिलोंग्स टू r, किससे? कोड डोमेन से। लिखने का पैटर्न बिल्कुल सेम है, वैसे ही चीजें को आपको लिखना हमेशा y बिलोंग्स टू r यानी कोड डोमेन का। एक इसका जो दूसरा रास्ता है वो आगे कोई क्वेश्चंस में हम देखेंगे, रेंज वाले पैटर्न का। वो लास्ट में भी मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर आपका और सरदर्द बढ़ जाएगा रेंज निकालने के मामले में भी, कईयों को और टेंशन बढ़ जाएगी फालतू में। तो अभी इस बेसिक रास्ते से चलते हैं एक बार। y बिलोंग्स टू r, कोड डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे y, और क्या मानना होता था हमें? y इज इक्वल टू fx, और यहाँ y इज इक्वल टू fx। यहाँ पे fx की वैल्यू रखवा देंगे 3x, और मैंने क्या बताया था? यहाँ पे हमेशा x के इक्वल चीजें बना दो, तो यहाँ 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा? y अपॉन 3।
तो जो वैल्यू आपको कोड डोमेन में y थी, आपने उधर से जो y लिया था, वो डोमेन के अंदर कैसा दिखता है, y/3 जैसा। मान लो ये आपका डोमेन R है, ये आपका उधर वाला डोमेन को डोमेन R है, ये डोमेन और ये को डोमेन, फंक्शन f इस पे अप्लाई है। तो यहां जो आप y ले रहे हो ना, ये इसमें कैसा दिखेगा, y/3 जैसा। क्या ऐसे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर? तो किसी ने सोचा कि सर है ना y तो 1 लेते जाओ, अगर आप यहाँ y का मान 1 लेते तो इधर कैसा दिखेगा आपको, 1/3, यानी 1/3 की इमेज किधर, क्या उधर 1, और इधर 1 की प्री इमेज कौन है, 1/3। तो 1/3 रियल नंबर होता है। कोई सोचेंगे सर है ना मैं तो -2 लूंगा, तो अगर आप y की वैल्यू -2 लेंगे तो इधर कैसा आ जाएगा, -2/3, तो ये भी क्या होता है, रियल नंबर। कोई सोचेगा सर नहीं मैं तो y का मान लूंगा √2, तो इसमें कैसा दिखेगा, √2/3, तो ये भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये सारे क्या है, रियल नंबर। तो आप बोल देंगे बिलोंग्स टू R। जब आपको लगे कि है तो y/3 बिलोंग्स टू R, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये R इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब f कैसा होगा यहाँ पे, does f is on to, does f is on to, कैसा हो गया f यहाँ पे, on to हो गया, यानी आच्छादक हो गया। तो फंक्शन कैसा है, एक की आच्छादक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। मल्टीपल चॉइस में कम ही क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि चैप्टर भी थोड़ा पेचीदा है, रिलेशन एंड फंक्शन का, चीजें समझ में आना जरूरी है। थोड़ा सा आपको अपना माइंड जो है ना वो डेवलप, ब्रांड थोड़ा बड़ा आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली चीजों को, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हम हर नंबर को ऐसे नहीं दिखा सकते। बस आपको कुछ नंबर्स का एग्जांपल लेके अपने माइंड को सेट करना है कि हाँ कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही कि जो रियल ना हो। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप वही नंबर सेव करते हैं, और जिस दिन नहीं मिल रहा है उस दिन बिलोंग्स टू R बोल दें। तो बस थोड़ा सा चीजों को आपको अच्छे से सोच के इनको डील करना है। बस बेसिक आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि 1 का मीनिंग क्या होता है, ऑन टू का मीनिंग क्या होता है, उसमें हम चेक कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। तो लिखने का भी पैटर्न बता दिया, दो रास्ते हैं। जिस दिन नहीं होता उस दिन हम एग्जाम्पल शो कर देते हैं, और जिस दिन होता है उस दिन x1 और x2 वाले रास्ते से निकलते हैं। और कब नहीं होता उसका भी मैंने थोड़ा सा आइडिया बता दिया है कि x की पावर 2, 4, 6 इवन चले, या मॉडुलस का, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई क्वेश्चन है, तो फिर आपको थोड़ा सा ढंग से उसको देखना है एक बार। और बाकी पावर अगर ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि ये आपको समझ में आए या नहीं आए। 6 क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का चैप्टर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये कमेंट के थ्रू आप बताएंगे, ताकि और आगे इसमें सुधार किया जा सके, अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर भी रह रही है तो। ठीक है, कुछ आपका पढ़ा हुआ है, कुछ आप फिर से एक बार करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो यहां तक साथ देने के लिए, वीडियो सीरीज देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।